Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel from How Education Hub. And in this video we will be learning about the elections in our country. Elections की बात करें तो इंडियन पॉलिटी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एंड सबको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है। तो इस वीडियो में ये सारी बातें मैं बताऊंगा एंड दिस इज बेसिकली ए सीरीज बेस्ड ऑन द लक्ष्मीकांत बुक। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की सीरीज है, लक्ष्मीकांत की बुक से मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज as far as the UPSC examination is concerned. I think this book is a very important one and it is a kind of must read book if you want to crack the UPSC or any state civil services examination, right? So what I am trying to do, I am trying to make this bulky book easy for you. I am putting all the videos through the notes मैं खुद बनाता हूँ पहले, ठीक है, जो कि जिसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं करता हूँ। नोट्स को ही मैं आपको वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको लास्ट में पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो पीडीएफ को आपको करना है डाउनलोड, ताकि आप एटलीस्ट इसको मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम एटलीस्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार इसको बस वीडियो देख लिया और भूल गए। इसको जब तक रिवाइज नहीं करोगे, मैं चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आए, इससे पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है ये यूपीएससी एग्जामिनेशन का या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। 10-15 क्वेश्चन तो स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी में इससे कहीं ज्यादा भी आते हैं, 18-19 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको श्योर शॉट कर सकते हो, इस वीडियो से आपको ये जरूर हेल्प मिल जाएगा। श्योर शॉट करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीडीएफ से रिवाइज करोगे तो 100% हो जाएगा। और इससे शॉर्ट क्या मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। मैं कोई समरी नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा उसको एक्सप्लेन किया आगे बढ़ गया। मैं आपको हॉलिस्टिक अप्रोच में आपका पॉलिटी कवर कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारा एफर्ट जान डाल रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ। कारण ये है कि मैं हेल्प कर सकूँ, कारण ये है कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो वीडियोस को, सब्सक्राइब करते हो, तो एक मैं आपको फैमिली की तरह मानता हूँ। तो ये काम जरूर कर लेना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियोस की मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में जानेंगे, हमारी कंट्री में क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, जो आर्टिकल्स हैं, वो 324 से लेकर 329 के बीच में ये वो सारी बातें डील करते हैं जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड सारी बातों को किन किन अनुच्छेदों में रखा गया है, तो अनुच्छेद संख्या 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक इनको रखा गया है। बात करें किस पार्ट में रखा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इलेक्शंस को रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 324 है क्या। आर्टिकल 324 कहता है कि देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराएगा हमारे कंट्री में, पार्लियामेंट के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी। याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के लिए, दोनों के लिए एक ही इलेक्शन कमीशन होगा, इंडिपेंडेंट होगा वो, और ये दोनों का इलेक्शन कराएगा। एमपी का इलेक्शन लोकसभा में होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एमएलए का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर का। तो इन सारे इलेक्शंस को ये कंडक्ट कराता है। नॉट ओनली यही, ये और भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है। लोकसभा, पार्लियामेंट जिसको कह सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी इलेक्शन कौन कराता है, तो भैया इलेक्शन कमीशन ही कराता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओनली वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, मान लो कि कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि 10 इलेक्टोरल रोल बनेंगे, एक ही इलेक्टोरल रोल होगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इलेक्टोरल रोल, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए एक ही इलेक्टोरल रोल बनेगा, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग एडल्ट हैं हमारी कंट्री में, जिनका उम्र 28 साल से 18 साल या फिर उससे ज़्यादा हो, वो लोग एडल्ट फ्रेंचाइज के पार्ट होते हैं। और वो सारे लोग जो इस उम्र के बराबर हैं या फिर इससे ज़्यादा है, वो लोग हमारे कंट्री में वोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखो, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रावधान दिया है, ये ताकत दी है बेसिकली पार्लियामेंट को कि भाई साहब, पार्लियामेंट अगर आप चाहो तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो क्या, इलेक्टोरल रूल्स। ठीक है, पार्लियामेंट भी कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट प्रोविजन बना सकती है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स एंड डीलिमिटेशन किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। डीलिमिटेशन क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्स है, मान एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रहे होंगे। हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिवाइड की जाती है? जनसंख्या के हिसाब से डिवाइड की जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो कि अब जनसंख्या चेंज हो गई, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, ज़्यादातर ज़्यादा ही होती है, कम तो बहुत कम होता है। मतलब हो सकता है कम भी हो जाए, जैसे कि कुछ लोग यहाँ से मूव कर गए तो कम भी हो सकता है, या फिर कुछ लोग आ गए तो ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर ऐसे ही मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़्यादा हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का डीलिमिटेशन होता है। ठीक है, डीलिमिटेशन के लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है जो कि डीलिमिटेशन से रिलेटेड मुद्दों पे काम करती है और डीलिमिटेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीलिमिटेशन मतलब फिर से इसको चेंज किया जाना। कैसे इसको चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उसको डीलिमिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक प्रोविजन relating to the elections to the state legislature for only those matters which are not covered by the parliament, and also they cannot override the parliamentary coverage। ठीक है, इसका मतलब समझो। यहाँ पे मैंने बोला कि पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि प्रोविजन तैयार कर सकता है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लेकिन साथ साथ यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दिया गया है कि वो भी जो रिलेटेड मुद्दे हैं, जैसे कि इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, उन पे वो प्रोविजन बना सकता है, प्रोवाइडेड कि वो पार्लियामेंट का जो ऑलरेडी बनाया हुआ जो प्रोविजन है उसको ओवरराइड ना करे। ठीक है, तभी बना सकता है। ओवरराइडिंग पावर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट है, ऑर्डर्स इशूड अंडर द डीलिमिटेशन कमीशन बिकम फाइनल एंड कैनॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। इसका मतलब क्या है? डीलिमिटेशन मैंने आपको अभी बताया था कि एक कमीशन बैठाई जाती है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसको बढ़ाया घटाया जा सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब मान लीजिए इसने कुछ फाइनल अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया, डीलिमिटेशन कमीशन का फाइनल ऑर्डर इशू हो गया, ऑर्डर इशू कर दिया फाइनल। इसको क्या कोई कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा? कोई बंदा पिटीशन फाइल, कोई इसको सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में? तो नहीं, कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से ये कमीशन का जो निर्णय है, जो ऑर्डर है, जो आदेश है, जो ये जारी करता है, वो बाहर है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन that no election of parliament or the state legislature is to be questioned except by an election petition। ठीक है, इस बात को समझो। जो भी इलेक्शन होती हैं, ठीक है, जो भी इलेक्शन होती हैं उसका रिजल्ट आता है, तो क्या कोई इलेक्शन जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट में, उसके निर्णय को? तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन पिटीशन फाइल की जा सकती है। ठीक है, पिटीशन फाइल की जाती है। पिटीशन फाइल करने वाला कोई बंदा हो सकता है, कोई एक वोटर हो सकता है, या फिर खुद कैंडिडेट भी हो सकता है। वो किस दम पे पिटीशन फाइल करता है? वो कहता है कि भाई माल प्रैक्टिस हुई है, ठीक है, करप्शन हुआ है इलेक्शन में, इलेक्शन फेयर नहीं था, उस दम पे वो पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, पिटीशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में, हमेशा याद रखना,
हाई कोर्ट में ही पिटीशन फाइल होता है हमेशा कंसर्न्ड स्टेट का। मान लो कि बिहार स्टेट में इलेक्शन हुआ और किसी व्यक्ति को लगा जो कि वोटर है कि यार ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, गड़बड़ हुआ है, कुछ ने देखा है, ठीक है वोटर ने, तो ये कहा जाएगा हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन फाइल करेगा। पिटीशन फाइल करेगा कि साहब मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला कहानी। या फिर कोई कैंडिडेट है उसी को लगता है कि नहीं यार किसी कैंडिडेट ने गलत प्रैक्टिस की है या फिर गलत प्रैक्टिस हुआ है ओवरऑल, तो वो भी हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो ये देख लो, सिंस 1966 द इलेक्शन पिटीशंस आर ट्राइबल बाय हाई कोर्ट एलोन। हाई कोर्ट ही कर सकता है सिर्फ, उससे पहले होता था बाकी कोर्ट्स भी करते थे। बट द एपेलेट ज्यूरिडिक्शन लाइज ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन से क्या मतलब है? कोई पिटीशन फाइल हुआ, उस पर हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया। हाई कोर्ट इनफैक्ट कई बार क्या है ना कि इलेक्शन जो हुआ है उसको रद्द भी करा सकती है, इतना पावर होता है हाई कोर्ट के पास। उसके इस जजमेंट के ऊपर भी अपील किया जा सकता है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ये अपील ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। बात सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, अभी तक सब कुछ क्लियर है। दिमाग को ढीला छोड़ो और मैं जो बोल रहा हूँ ना बड़े ध्यान से सुनो और मुझे सपोर्ट भी करो, लाइक वाइक करते रहो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 323B क्या कहता है? आर्टिकल 323B कहता है कि देयर मस्ट बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। ठीक है, आर्टिकल 323 कहता है कि एक ट्रिब्यूनल क्यों ना बना दिया जाए जिसमें इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करेंगे। कोई माल प्रैक्टिस होगी तो उसी में हम ले जाएंगे उस मुद्दे को, वहां से निर्णय होगा। लेकिन इस आर्टिकल पे गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया, अभी तक कोई भी ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश नहीं किया गया। इनफैक्ट अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, जिस केस का नाम है चंद्र कुमार केस 1997 में ये केस आया था, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बोला ना कि ये ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा, ठीक है, ट्रिब्यूनल के डिसीजन को कैसे मान लें, तो उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको घोषित कर दिया, ठीक है। तो अभी कुछ ट्रिब्यूनल भी नहीं है और किसी ने एफर्ट भी नहीं डाला। नेक्स्ट, इलेक्शन मशीनरी क्या होती है? जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मशीनरी क्या यूज की जाती है? देखो, इलेक्शन तो इतना छोटा चीज है नहीं कि आज सोचा कल इलेक्शन खट से करा लिया। आपको इतना ही लगता होगा कि आप जाते हो वहां पे और वोट डाल के चले आते हो। क्या इतना आसान है? कंडक्ट कराना इलेक्शन इतना आसान है? नहीं है। इसके लिए चाहिए मशीनरी, इसके लिए चाहिए एक मोडस ऑपरेंडी, इसके लिए चाहिए प्लानिंग। तो ये इनसे रिलेटेड जो इलेक्शन की मशीनरी है उसकी हम बात करेंगे अभी। सबसे बड़ी मशीनरी इस लेवल की है, इस लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर मस्ट बी एन इलेक्शन कमीशन, उसके हिसाब से एक बनाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 324 के तहत ये बनाई गई है। इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड जो ये इलेक्शन कमीशन है, जो कि बहुत बड़ी मशीनरी है, यहाँ पे 3 ही मेंबर होते हैं, 3 मेंबर मशीनरी है ये। इसमें टॉप पे होते हैं एक चीफ कमीशन इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आता है, हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो आंसर है प्रेसिडेंट, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो, इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। अब देखिए, इनके नीचे आ जाता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। हर स्टेट, या फिर वो स्टेट हो या फिर कोई यूटी हो सकता है, यूनियन टेरिटरी होता है, ठीक है, इनके लिए एक सीओ चुना जाता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बोलते हैं उसको। ए स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैज ऑलवेज 1 चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। हिज रोल इज टू सुपरवाइज, ओवरऑल सुपरविजन करते हैं ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी
एंड इनका जो नॉमिनेशन होता है वो ECI करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, ये एक ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के। ठीक है, उनको चुना जाता है एज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ये ECI के गाइडलाइन पे ही काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़े